का ऑप्शन है 395 अनुच्छेद। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में यह अंकित है, बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है नए राज्यों के प्रवेश व उनकी स्थापना। अनुच्छेद 2 में ये दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद 3 में संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है। देखिए, अनुच्छेद 1 में बताया गया भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में संसद को नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना करने के लिए विधि बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 में संसद द्वारा किसी राज्य का नाम, नए राज्यों का गठन तथा इनकी सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन भी कर सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। देखिए, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भाग 3 में 12 से 35 में मूल अधिकार जो कि अमेरिका से लिए गए हैं। और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड संविधान से लिए गए हैं। और ये जरूर दोनों प्रश्न याद रखिएगा, जो मूल अधिकार है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। इनमें आप 5 स्टार मार्क लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली बन जाते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, की नागरिकता के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 7 में। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता के प्रावधान के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से संबंधित वंचित का प्रावधान बताया गया है। अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है संसद। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता से संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 तरीकों से। भारतीय नागरिकता टोटल 5 तरीकों से हासिल की जा सकती है। वो 5 तरीके कौन कौन से हैं? तो देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म से नागरिकता, दूसरा है वंश द्वारा नागरिकता, तीसरा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता, चौथा है देशीकरण द्वारा नागरिकता और पांचवा है किसी भूभाग को भारत सरकार में मिलाकर नागरिकता। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 12। संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 अनुच्छेद जो है आते हैं। डिटेल में समझते हैं। समानता के अधिकार के अंतर्गत कुल 14 से 18 तक 5 अनुच्छेद आते हैं। देखिए, पहला है अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। तो ये जो डिटेल में मैंने बताया है आपको पूरे 5 आर्टिकल्स, इनको आपको नोट कर लेना है। हालांकि इसकी पीडीएफ फाइल आपको फ्री मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, पर आपको मिल जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, वंश, जाति समाप्त किया गया है।
राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त किया गया है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। इस क्वेश्चन को ना फ्रेंड्स 3 स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में डायरेक्ट बन जाता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 18(1) में। अनुच्छेद 18(1) में बताया गया है भारत रत्न पुरस्कार के का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन बी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखिए वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये एक ऐसा मूल अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को ये नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अगला प्रश्न है निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19(1) का। अनुच्छेद 19(1) का में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार संविधान के 19(1) का में वर्णित है। अगला प्रश्न है किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 20(3) में। अनुच्छेद 20(3) में अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह अनुच्छेद 20(3) में बताया गया है। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने का अधिकार यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के से संरक्षण से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है ये जीने का अधिकार यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। इस क्वेश्चन को आप फ्रेंड्स 5 स्टार मार्क लेना, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, अधिकार की गारंटी देता है। राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 29। संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदत्त करता है। देखिए अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक उपचारों का एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसी के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तब वह व्यक्ति उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। देखिए अनुच्छेद 226 के तहत व्यक्ति हाई कोर्ट की शरण में भी जा सकता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय कहा है, लेकिन अनुच्छेद 32 को कहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय। ठीक है, अनुच्छेद 32 को यह ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 38 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में कहा गया है प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अगला प्रश्न समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 39A में।
अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 39A में दिया गया है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में संविधान में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 जो है इसमें कृषि और पशुपालन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे, किस अनुच्छेद में संदर्भित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48A में। अनुच्छेद 48A में प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में बताया गया है महत्वपूर्ण स्थान और वस्तुओं के बारे में संरक्षण के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50। संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के विभाजन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया? राइट आंसर है ऑप्शन है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। देखिए फ्रेंड, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, इनको आप बिल्कुल 5 स्टार मार्क कर लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में वाला बन जाता है। मूल कर्तव्यों को किसकी समिति पर? सरदार स्वर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4 का। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी वर्णन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 54 में बताया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के योग्यताओं के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 60। संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 61। संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। देखिए, इंग्लिश मीडियम चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर सारे कंटेंट इंग्लिश में दिए जाएंगे, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जरूर सब्सक्राइब करिए। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 63। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख यानी वाइस प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? राइट आंसर है ऑप्शन अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में बताया गया कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अगला प्रश्न, आकस्मिक निधि के बारे में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर है अनुच्छेद 65। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 65 आर्टिकल 65 में बताया गया है कि आकस्मिक स्थिति में अगर राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, तो यह अनुच्छेद 65 में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में बताया गया है कि मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 76 में। आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी महाधिवक्ता। किसी राज्य का विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी महाधिवक्ता। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 72 के अनुसार किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है? राइट आंसर है ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 72 के अनुसार सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है। देखिए, इससे संबंधित आर्टिकल देख लेते हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की फांसी सजा को उम्र कैद में या उम्र कैद की सजा को माफ या कम कर सकता है। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल को क्षमादान संबंधी शक्ति प्रदान की गई है। इसके अनुसार राज्यपाल को किसी भी सजा को माफ कर सकता है या सजा में भी कमी कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड एवं कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत के तहत सजा प्राप्त व्यक्ति की सजा को माफ नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 79 में। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद के गठन का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? क्वेश्चन रिपीट हो गया है, लेकिन इसका राइट आंसर है आर्टिकल 79। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन है आर्टिकल 80। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 81। आर्टिकल 81 में राज्यसभा लोकसभा का उल्लेख किया गया आर्टिकल 81 में। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 83। आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को यह अनुच्छेद 83 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का वर्णन करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 93। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में उल्लेख है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 100।
अनुच्छेद 100 के अनुसार पक्ष और विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है, यानी कास्टिंग वोट का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुला सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 109। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, अनुच्छेद 111। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, बजट। देखिए फ्रेंड्स, बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख है, जिसे सामान्यतः बजट कहा जाता है, लेकिन संविधान बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। और अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी अंग्रेजी के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 120। संविधान के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी अंग्रेजी के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन अनुच्छेद 124 में किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 के तहत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते संबंधी प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, सैलरी और भत्ते संबंधित प्रावधान जो है किए गए हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय फ्रेंड्स, पिछले क्वेश्चन मैंने उच्च न्यायालय बोला था, यहाँ पर उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और वेतन संबंधी प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्विलोकन यानी रिव्यू कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर है ऑप्शन है, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में सर्वोच्च न्यायालय अपने सुनाए गए किसी निर्णय आदेश का पुनर्विलोकन यानी रिव्यू कर सकता है, अनुच्छेद 137 में है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन है, अनुच्छेद 143। राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सलाह ले सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 148। भारत के संविधान का अनुच्छेद 148 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 149। संविधान का अनुच्छेद 149 नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों को निर्धारण करता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 155। संविधान के अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, अनुच्छेद 155। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यह अनुच्छेद 155 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 167। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यों के लिए विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 169। राज्यों के लिए विधान परिषद का उल्लेख आर्टिकल 169 में किया गया है। देखिए आर्टिकल 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषद की रचना और उनकी समाप्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 170 में राज्यों की विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली की संरचना का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 169। देखिए विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 213। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? अनुच्छेद 213। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल के प्रति राज्यपाल के संदेश प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 176। संविधान के अनुच्छेद 176 में राज्य विधानमंडल के प्रति राज्यपाल के जो है संदेश प्रावधान है। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा यानी हाई कोर्ट होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 214। अनुच्छेद 214 के तहत उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 215। संविधान का अनुच्छेद 215 जो है इसमें उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 217 में। हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान आर्टिकल 217 में दिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 243। संविधान का आर्टिकल 243 अनुच्छेद 243 पंचायती राज को परिभाषित करता है। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 248। संविधान के आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। अगला प्रश्न, राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 252। राज्यों द्वारा मांग करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 252 के तहत मांग करने पर कानून बना सकती है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 256। संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 256। देखिए फ्रेंड, संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अगला प्रश्न है, अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 263। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 263 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि को गठित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 206। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत भारत की संचित निधि का गठन किया गया है। आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 267। आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 267 में दिया गया है। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 279 का। अनुच्छेद 279 का 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जोड़ा गया है। अगला प्रश्न, वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 280। वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत की गई थी।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 300 का। संविधान के अनुच्छेद 300 का में बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। अगला प्रश्न है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 315। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 326। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। वयस्क मताधिकार की आयु 326 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों यानी एससी और एसटी अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 330। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में एससी और एसटी के लिए लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 331। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान अनुच्छेद 331 में किया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 338। संविधान के अनुच्छेद 338 में एससी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 338 है। अनुच्छेद 338 में एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 340। संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 में प्रावधान किया गया संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 343। संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 351। हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार अनुच्छेद 351 के तहत राज्यों को निर्देश जारी कर सकती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 255। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 255 के तहत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन कौन सी है? 3 आपातकालीन शक्तियां हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति देश में युद्ध या बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है और राष्ट्रीय आपात अब तक भारत में 3 बार लग चुका है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति देश में आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक एक भी बार नहीं लगा है। अगला प्रश्न है हमारा, संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का प्रयोग है और यह है, तो यह है अनुच्छेद 352 में। संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का प्रयोग है अनुच्छेद 352 में। देखिए, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का वर्णित है जो कि राष्ट्रपति कर सकते हैं, लेकिन 44वें और 1978 में कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी करेंगे जब मंत्रिमंडल इस आशय से लिखित में सूचना दे दे। अगला प्रश्न है,
संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 359। संविधान के अनुच्छेद 359 में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक भारतीय संविधान में नहीं किया गया, यानी कि वित्त आपात अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 366। अनुच्छेद 366 SC व ST को परिभाषित करता है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन का अधिकार आर्टिकल 368 में दिया गया है। जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद को निरस्त कब किस अनुच्छेद को कर दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 370। जम्मू और कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया। भारतीय संविधान में शामिल है। राइट आंसर है ऑप्शन है 300। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? राइट आंसर है ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। अब इसको हटा दिया गया है, तो अनुच्छेद 370 का संबंध है जम्मू कश्मीर से। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था, जिसे 2019 में समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 124। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत हुई है। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संरचना से संबंधित है। संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 360। संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा की शक्ति देता है। भारत में संसद में कितने सदन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2 सदन है। देखिए भारत में संसद में 2 सदन है, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। देखिए भारत में संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जो कि भारत की जो संसद है वो कैसे बनती है, तो भारत की संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। जबकि संसद में कितने सदन? 2 सभा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष। देखिए जो लोकसभा का कार्यकाल है ये टोटल 5 वर्ष का कुल जो है होता है। अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का। अगर आपसे एग्जाम में पूछे लोकसभा कार्यकाल किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 83 में। संविधान में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A में। संविधान में शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21A में। 86वां संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 148 के अनुसार CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी शक्तियों का विभाजन। संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन वर्णित है। 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य, समवर्ती सूचीकृत शक्तियों का विभाजन है। संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 86वें संशोधन द्वारा? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1। संविधान में 1 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 86वें संशोधन द्वारा। 86वां संशोधन 2002 में क्या जोड़े गए? जो माता पिता को बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन 1962 में। देखिए भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में घोषित किया गया। पहला राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान घोषित किया गया। अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का निषेध से संबंधित है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है राष्ट्रपति। देखिए भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान में कितनी बार संशोधन हो चुके हैं 2025 तक? राइट आंसर है ऑप्शन सी 106। देखिए संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं 2025 तक।
2025 तक भारतीय संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। अनुच्छेद 51 नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्यों को वर्णित करता है। भारत में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति। देखिए, भारत में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 124 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, संविधान में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 74वां संशोधन। संविधान में नगर पालिका से संबंधित प्रावधान 74वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट बन सकते हैं। 74वां संशोधन 1992 ने नगर पालिका संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया। अगला है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिखित, कठोर और लचीला। भारत का संविधान लिखित, कठोर और लचीला है। भारतीय संविधान लिखित है, इसमें कठोर यानी संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया और लचीला यानी सामान्य संशोधन दोनों तत्व हैं। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 17 का संबंध है अस्पृश्यता का उन्मूलन से। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसे दंडनीय अपराध बनाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं 2025 तक? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25। देखिए फ्रेंड्स, भारत में वर्तमान में टोटल 25 हाई कोर्ट हैं। सूची में कितने विषय हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी, 52। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में 52 विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अनुच्छेद 39 से किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है मुफ्त कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39 से मुफ्त कानूनी सहायता से संबंधित है। अनुच्छेद 39 से 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का निर्देश देता है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 56 के समान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है। संविधान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 61। देखिए, संविधान में राज्य सूची में टोटल 61 विषय हैं। 7वीं अनुसूची की राज्य सूची में 61 विषय जैसे पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि। अगला प्रश्न, संविधान में कितने संशोधन प्रक्रियाएं हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3। देखिए, संविधान में 3 संशोधन प्रक्रियाएं दी गई हैं। देखिए, 368 में 3 प्रकार की संशोधन प्रक्रियाएं हैं। पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत, तीसरा विशेष बहुमत प्लस राज्य अनुमोदन। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता से। अनुच्छेद 44 नीति निषेधक तत्व के तहत समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश देता है। भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 552। भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। एग्जाम्स के लिए इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लीजिएगा। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। 530 राज्य प्लस 20 केंद्र शासित प्रदेश प्लस 2 एंग्लो इंडियन। भारत में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 250। भारत में राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है 250। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, इसमें 12 नामित 238 निर्वाचित होते हैं। अगला है, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण। अनुच्छेद 20 दोहरी सजा या स्व आरोपण या पूर्वव्यापी कानून से संरक्षण देता है। भारत में पहली बार वित्तीय आपातकाल कब घोषित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कभी नहीं। देखिए, अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। तो अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। भारत में अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल अभी कभी घोषित नहीं किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन, देखिए अनुच्छेद जो 23 से संबंधित ऑप्शन है मानव तस्करी और बालाश्रम का निषेध। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बालाश्रम को प्रतिबंधित करता है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार का हिस्सा है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 61 में। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दी गई है।
अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। संविधान में कितने उपराष्ट्रपति भारत के लिए चुने जा सकते हैं? राइट आंसर है एक ही। देखिए संविधान में केवल एक ही राष्ट्रपति भारत के लिए उपराष्ट्रपति जो है चुने जा सकते हैं। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक समय में केवल एक ही उपराष्ट्रपति हो सकता है। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 नीति निषेध तत्व के तहत भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने का निर्देश देता है। भारत में संसद का सत्र कितनी बार बुलाया जाना अनिवार्य है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। भारत में संसद का सत्र 3 बार बुलाया जाना अनिवार्य है। संसद के 3 सत्र आमतौर पर आयोजित होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 368 किस प्रक्रिया से संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संविधान संशोधन। देखिए अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया प्रदान करता है। संविधान की 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूमि सुधार कानूनों का संरक्षण। संविधान की 9वीं अनुसूची का उद्देश्य भूमि सुधार कानूनों का संरक्षण। 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है, विशेष रूप से भूमि सुधारों के लिए। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन है राष्ट्रपति। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 324 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा, लिपि को संरक्षित करने का अधिकार देता है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब समाप्त हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1977 में। देखिए भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1977 में समाप्त हुआ। 1975 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल 1977 में समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है संविधान की पहली अनुसूची में क्या शामिल है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची। पहली अनुसूची में भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की सूची और उनकी सीमाएं शामिल हैं। अनुच्छेद 131 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 131 केंद्र और राज्यों के बीच विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है। अगला प्रश्न है हमारा भारत में लोकसभा का अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के सदस्य। देखिए भारत में लोकसभा का अध्यक्ष का नियुक्ति लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही की जाती है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सदस्य अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। संविधान में कितने अनुच्छेद वर्तमान में 2025 तक? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 465। संविधान में वर्तमान में 465 अनुच्छेद है वर्तमान में। संविधान संशोधनों के कारण मूल 395 अनुच्छेद संख्या बढ़कर 465 हो गई है। अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुसूचित जातियों और जनजातियों का उत्थान। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के उत्थान से संबंधित है। अनुच्छेद 46 में नीति निषेध तत्व के तहत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है भारत में संसद का उच्च सदन कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्यसभा। देखिए फ्रेंड्स राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन होता है और निम्न सदन होता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है जबकि राज्यसभा को उच्च सदन। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है अखिल भारतीय सेवाएं। देखिए अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, स्टार मार्क करिएगा। 312 अखिल भारतीय सेवाओं IAS IPS आदि के गठन का प्रावधान करता है। संविधान में कितने मूलभूत सिद्धांत प्रस्तावना में शामिल हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी 8। देखिए संविधान में 8 मूलभूत सिद्धांत प्रस्तावना में शामिल हैं। प्रस्तावना में संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता और समता शामिल है। अनुच्छेद 226 किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है उच्च न्यायालयों की रीट शक्ति है। अनुच्छेद 226 संबंधित है उच्च न्यायालयों की रीट शक्ति। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के लिए रीट जारी करने की शक्ति देता है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं 2025 तक? राइट आंसर ऑप्शन बी 8। देखिए वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे मैं आपको लिस्ट बताता हूँ। वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली,
दमन द्वीप, दादर और नगर हवेली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार और पुडुचेरी। ये टोटल 8 आपको मैप के माध्यम से मैंने दिखा दिया। संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या शामिल है? राइट आंसर ऑप्शन बी वेतन और भत्ते। संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते शामिल हैं। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जज आदि के वेतन और भत्तों का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है पंचायती राज। अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है। अनुच्छेद 243 और इसके बाद के अनुच्छेद 73वें संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन करते हैं। भारत में पहली बार संविधान सभा की स्थापना कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1946 में। पहली बार संविधान सभा की स्थापना 1946 में हुई थी। संविधान सभा की स्थापना 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुई थी। अनुच्छेद 301 किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। 44वां संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 301 संपत्ति को कानूनी अधिकार बनाता है, न कि मौलिक अधिकार। भारत में संसद का निम्न सदन कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है लोकसभा। देखिए भारत में संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा और उच्च सदन होता है राज्यसभा। देखिए संसद लोकसभा का निम्न सदन जिसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 136 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय की अपीली शक्ति से। अनुच्छेद 136 संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय की अपीली शक्ति से। 136 में सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति याचिका यानी SLP के तहत अपील सुनने की शक्ति देता है। अगला प्रश्न है संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख पहली अनुसूची में है? राइट आंसर है ऑप्शन है 28। देखिए संविधान में वर्तमान में 28 राज्य हैं। 2025 तक भारत में 28 राज्य जो पहली अनुसूची में उल्लिखित हैं। अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 नीति निषेध तत्व के तहत कृषि और पशुपालन के आधुनिकीकरण का निर्देश देता है। भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 6 वर्ष। देखिए भारत में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 148 के अनुसार CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है दल बदल विरोधी कानून। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा दिया गया था। दल बदल के आधार पर सांसदों विधायकों की अयोग्यता से संबंधित है ये। अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन है राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांगने की शक्ति देता है। भारत में कितने विधान परिषद वाले राज्य हैं वर्तमान 2025 में? राइट आंसर ऑप्शन बी 6। देखिए वर्तमान में 6 विधान परिषद वाले राज्य हैं। 2025 तक 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार में विधान परिषद है। अनुच्छेद 19(1)(1) किससे स्वतंत्रता को प्रदान करता है? राइट आंसर ऑप्शन है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1)(a) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रदान करता है। अनुच्छेद 19(1)(a) में नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकार देता है। अगला प्रश्न है संविधान में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 280। देखिए संविधान में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत होता है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का गठन और कर्तव्यों का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 21(a) को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 86वां संशोधन। अनुच्छेद 21(a) को 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 86वें संशोधन 2002 ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया। भारत में संसद का बजट सत्र कब आयोजित होता है? राइट आंसर है ऑप्शन है अप्रैल, फरवरी, अप्रैल। भारत में संसद का बजट सत्र फरवरी अप्रैल में आयोजित होता है। बजट सत्र आमतौर पर फरवरी से अप्रैल तक आयोजित होता है जिसमें वार्षिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 370 को कब और कैसे समाप्त किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है 2019 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया। देखिए 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 370 को समाप्त किया गया जिससे जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा का राज्य हटा दिया गया। संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है। 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन है निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 324 निर्वाचन आयोग का गठन और शक्तियों का प्रावधान करता है। संविधान में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन कौन सा माना जाता है?
राइट आंसर है ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसको सबसे महत्वपूर्ण डिटेल में समझते हैं। देखिए, भारत के कुल 9 राज्य हैं जिनकी तटरेखा समुद्र से लगी हुई है। अब भारत के तट राज्य जो है उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक पश्चिमी तट के राज्य और एक पूर्वी तट के राज्य। पश्चिमी तट के राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। मैप में देखिए, ये पश्चिम वाला क्षेत्र है, गुजरात है यहाँ पर, ये महाराष्ट्र, यहाँ पर गोवा है, कर्नाटक और केरल। फिर है पूर्वी तट के राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ से आप देख सकते हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और यहाँ पर पश्चिम बंगाल। अभी 9 राज्यों को याद करना थोड़ा टफ हो जाता है, इसके लिए मैंने एक बेहतरीन ट्रिक बनाई है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। गोंगू ताऊ आप मक्के खाओ, खाओ यहाँ पर साइलेंट रहने वाला है। देखिए, गोंगू से गो से हो जाएगा गुजरात, गोवा हो जाएगा, और गु से गुजरात। फिर ता से तमिलनाडु हो जाएगा, ओ से ओडिशा, आप से आ से आंध्र प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल, मक्के से माँ से महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर का से कर्नाटक और के से केरल, और खाओ साइलेंट रहने वाला। गोंगू ताऊ आप मक्के खाओ, इसमें पूरे 9 राज्य आपके कवर हो गए। और मैप में भी आपने देख लिया कि कहाँ कहाँ ये राज्य है मैप में आते हैं। तो यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, 22 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए और भी ऑप्शन है, उसको समझ लेते हैं। 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, भारतीय सेना के साहस और बलिदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को संविधान दिवस, भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कंप्लीट, हमने डिटेल भी देखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है कंचनजंगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। डिटेल में समझते हैं इसको। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। आपको यहाँ पर मैं फोटो में दिखाता हूँ, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कंचनजंगा यहाँ पर है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,586 मीटर, लगभग 28,169 फीट है। और ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये जो आप देख पा रहे हैं, सिक्किम स्टेट है और नेपाल की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और इसे बर्फ के 5 खजाने के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसे कहते हैं? राइट आंसर है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान के मसौदे तैयार करने वाली प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था और भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है भारत का टोटल एरिया। आप मैप में अगर देखें तो टोटल जो भारत का क्षेत्रफल है, यानी कि यहाँ से पूरा कंप्लीट चारों तरफ देख पा रहे हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। आगे हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर फटाफट रिवीजन करा देता हूँ। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, इंदिरा कॉल लद्दाख में है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है ना, ये इंदिरा पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और सबसे पूर्वी बिंदु है किवीथू अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बिंदु है यहाँ पर आप देख सकते हैं गौर माता सर्किट गुजरात में है, ठीक है। तो ये पूरे चारों छोर हमने देख लिया और साथ में इनकी लंबाई भी देख लेते हैं। तो देखिए, जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये है 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। क्लियर है ना यहाँ पर? तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से प्रसिद्ध रूप से जुड़े हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है बांसुरी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी वादन से संबंधित है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद में, ठीक है। इनको देखिए पुरस्कार जो मिल चुके हैं, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1983 में, पद्म भूषण 1992, पद्म भूषण सन 2000 में। एसएससी एग्जाम में इनका कई बार पुरस्कार पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? राइट आंसर है ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर। डिटेल में देखते हैं। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में उनकी गहन साहित्य कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था।
और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर एशिया के पहले व्यक्ति भी बन गए थे। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH44। देखिए फ्रेंड्स, जो NH44 नेशनल हाईवे 44 ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। और ये कहाँ से कहाँ तक है आप मैप में देख सकते हैं, जो ब्लू वाली लाइन मैंने लगाई है यहाँ से पूरा आपका कन्याकुमारी, ठीक है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है, जो उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। तो यहाँ पर श्रीनगर से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक है। और ये राजमार्ग लगभग 11 राज्यों 30 महत्वपूर्ण सिटी यानी शहरों को जोड़ता है। तो ये आप देख पा रहे नीली वाली जो लाइन आप देख पा रहे ये है श्रीनगर से जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी, जो कि लंबाई भी याद रखिएगा 3745 किलोमीटर। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IPL की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सन 2008 में। IPL की शुरुआत हुई थी 2008 में। IPL की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। यह पहला सीजन अप्रैल 2008 में शुरू हुआ, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग को हराकर खिताब जीता था। और देखिए, जो IPL की स्थापना की थी BCCI ने की थी, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन है गोपाल। गोपाल जो है पाल वंश का संस्थापक था। कई जो भारतीय इतिहास के जो प्रमुख वंश है उनके संस्थापक एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट लेकर आया हूँ। हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। नंद वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। शतवाहन वंश का संस्थापक था शिमुक। कुषाण वंश का संस्थापक था कैडपसिस प्रथम। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से एक नंबर आपका पक्का है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, टोटल तो ऐसे 151 क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैक्ट सब मिला करके ये समझिए लगभग 500 प्लस क्वेश्चन आपके तैयार होने वाले हैं। और वो भी ऐसे क्वेश्चन तैयार होने वाले जो प्रीवियस ईयर में लगभग 100 से 200 बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, और मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस तरीके की सीरीज जो है जैसा मैं स्टार्ट किया हूँ ये कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप कराना चाहते हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी, वुलर झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल 5 महासागर है पृथ्वी पर। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, पूरे 5 महासागर को देखते हैं मैप में। तो पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। प्रशांत महासागर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ओशियन पैसिफिक, यहाँ से पूरा यहाँ तक। फिर दूसरा अटलांटिक महासागर, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अटलांटिक महासागर है। तीसरा हिंद महासागर, ये हिंद महासागर आप देख सकते हैं, इंडियन ओशियन। फिर है आर्कटिक महासागर, यहाँ पर आप आर्कटिक महासागर देख पा रहे हैं। फिर है दक्षिणी महासागर, ठीक है, दक्षिणी महासागर आप जो है यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये वाला एरिया, ठीक है। तो कंप्लीट 5 महासागर हैं, और ये महासागर आपस में जुड़े हुए पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा कवर करते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 महाद्वीप। पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं। देखिए, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप मैप के माध्यम से आपको समझाऊंगा। देखिए 7 हैं एशिया, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं येलो कलर में जो पूरा देख पा रहे हैं ये एशिया, यहाँ पर अपना इंडिया है। येलो कलर वाला पूरा एशिया है। फिर दूसरा अफ्रीका, तो यहाँ पर आप जो लगभग ये वाला कलर देख पा रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप ये वाला है, ठीक है, हल्का सा आप समझ सकते हैं लाइट जो है पिंक, ठीक है। तीसरा उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो स्काई ब्लू कलर है ये नॉर्थ अमेरिका है। फिर साउथ अमेरिका आप ऑरेंज कलर में, सॉरी ये है जो है फ्रेंड्स ये उत्तरी अमेरिका है, और ये दक्षिण अमेरिका है, मैंने यहाँ पर मिस्टेक की, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अंटार्कटिका आप देख पा रहे हैं ये अंटार्कटिका है। और फिर यूरोप आप देख पा रहे हैं ये ग्रीन कलर में, लाइट ग्रीन कलर में, ये यूरोप वाला एरिया है, लाइट ग्रीन कलर। ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया आप देख सकते हैं, ये हल्का जो बिल्कुल ग्रीन है, हल्का ग्रीन, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरा मैप के माध्यम से आपको पूरे 7 महाद्वीप दिखा दिए। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, आर्कटिक महासागर विश्व का सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट है, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला है। तो देखिए, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थी, जिन्हें 1971 में पुरस्कार मिला, और ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भी बनी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला है, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी।
मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी जिन्हें 2009 से 2014 तक इस पद पर कार्य किया और वे 15वीं लोकसभा के अध्यक्ष रहीं और भारत की पहली महिला स्पीकर भी थी ये। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो ग्रीन कलर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये जो है ये वाली लाइन, ये पूरी ब्रह्मपुत्र नदी की है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। आइए मैप में और ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्य जो हैं, नंबर 1 पर राजस्थान है, सेकंड पर मध्य प्रदेश, थर्ड पर महाराष्ट्र, फोर्थ पर उत्तर प्रदेश, फिफ्थ पर गुजरात। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। समझिए, राजू की माँ महाराष्ट्र और उत्तर से गई, तो यहाँ पर राजू से हो जाएगा राजस्थान, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र, उत्तर से उत्तर प्रदेश, गई से गुजरात। जो रेड कलर में है वो ट्रिक है, बाकी साइलेंट रहेगा। तो राजू की माँ महाराष्ट्र और उत्तर से गई लाइन आप याद रखेंगे तो आपको पूरे जो है 5 राज्य याद हो जाएंगे। और आपको मैं मैप में दिखाता हूँ, ये रहा राजस्थान, ये रहा मध्य प्रदेश, ये रहा महाराष्ट्र, और यहाँ पर आप देख पा रही है उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर ये है गुजरात। तो इस तरीके से 5 राज्यों को मैंने ट्रिक से और मैप के माध्यम से याद करा दिया आपको, और फोटो के साथ में। आप समझिए ये राजू है, उनकी माँ है, तो ये महाराष्ट्र, राजू की माँ महाराष्ट्र और उत्तर से गई। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। उन्होंने 23 मई 1984 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की और दुनिया की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट फतह किया। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर, ये पूरा देख पा रहे हैं प्रशांत महासागर के लिए, पूरा विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जिसका क्षेत्रफल लगभग इसका 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। आप फोटो में देख पा रहे हैं। ग्रीनलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और न्यू गिनी यह क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। और माजुली यह भारत में असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 मई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी लेबर डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी भारत को। अपना भारत जो है कबड्डी खेल का जन्मदाता है। नेक्स्ट है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? राइट आंसर ऑप्शन बी लैटिन। विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है इंडिया का। हीराकुंड बांध फोटो में देख सकते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। अगला है, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहा जाता है? आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये ब्लिंकिंग सिंबल को क्या कहा जाता है? कर्सर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्सर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? राइट आंसर है ऑप्शन बी महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने। अगला है, सिख धर्म में कुल कितने गुरु हुए थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुल 10 गुरु। देखिए यहाँ पर फोटो मैंने पूरे 10 गुरुओं की लगा दी है। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी मंगल। यहाँ पर आप जो एनिमेशन देख पा रहे हैं मंगल ग्रह का ही है। तो मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप में एशिया महाद्वीप जो येलो कलर में हल्का लाइट येलो कलर में देख पा रहे, ये है एशिया महाद्वीप, ठीक है। ये सब विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? राइट आंसर है हड़प्पा। ये फोटो में हड़प्पा सभ्यता को देख सकते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। अगला क्वेश्चन, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? एग्जाम के लिए इसको 3 स्टार मार्क कर लीजिएगा। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है आबू पर्वत राजस्थान में, माउंट आबू राजस्थान में है।
फोटो में जो आप देख पा रहे हैं ये है दिलवाड़ा जैन मंदिर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन में पृथ्वी। देखिए पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये आप फोटो में देख पा रहे हैं अपना अर्थ है, पृथ्वी है। नेक्स्ट है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह है। डिटेल में देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया। नामकरण की बात करें, इसका प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया है। लॉन्चिंग डेट जरूर याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया? 19 अप्रैल 1975 को। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है गैनीमेड। गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसको हम लोग देखते हैं। देखिए ये गैनीमेड है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, यहाँ पर उपग्रह की बात हो रही है ना, तो ये समझिएगा आप लोग। ठीक है, लार्जेस्ट सैटेलाइट। नेक्स्ट है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है कोंकणी। कोंकणी जो है गोवा की स्वीकृत राजभाषा है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आइए डिटेल में देखते हैं क्यों मनाया जाता है। ये भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, और ये 1928 में सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। नील आर्मस्ट्रांग किस मिशन से गए थे? अपोलो 11 से। कब गए थे? 20 जुलाई 1969 को। और कौन सा देश? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 29 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। डिटेल में देखते हैं। खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद्र की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो हॉकी के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन है नील नदी। नील नदी विश्व में सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 8 मार्च को प्रतिवर्ष इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी बुध ग्रह। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अगला प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आंसर है ऑप्शन है बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न, सीएडी का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है ऑप्शन सी कंप्यूटर एडेड डिजाइन सीएडी का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन है नागपुर में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नागपुर में। नेक्स्ट है, कचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? राइट आंसर ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। कचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य की नृत्य शैली है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंदेल राजपूत ने। चंदेल राजपूतों ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? राइट आंसर ऑप्शन है कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। राइट आंसर ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है। भारत गणतंत्र कब बना? राइट आंसर ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को भारत जो है गणतंत्र बना था। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? राइट आंसर ऑप्शन डी 8 राज्य। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए डिटेल में ट्रिक से समझते हैं। देखिए 8 भारतीय राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो इन 8 राज्यों को आप ट्रिक से याद रख सकते हैं। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। और देखिए यहाँ पर मैप भी देखिए आप,
तो यहाँ पर गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये पूरे 8 राज्य आप ट्रिक और मैप में दोनों में दिखा दिया आपको। किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी तंजानिया। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया देश में स्थित है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? राइट आंसर ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बांग्लादेश के साथ है। डिटेल में देखते हैं तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ है। लगभग 4096 किलोमीटर इसकी जो है टच होती है। ये 5 भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छूती है। आपको मैं यहाँ पर मैप में दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बांग्लादेश लगा हुआ है, ये ठीक है, ये बांग्लादेश है। इसकी जो सीमा है पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ पर आप असम देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप ये मेघालय देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप जो है त्रिपुरा देख पा रहे हैं ये, और ये जो है मिजोरम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो पूरे 5 राज्य जो हैं लगते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी राजस्थान। थार मरुभूमि है राजस्थान में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? राइट आंसर ऑप्शन सी शहनाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई वाद्य यंत्र को बजाते थे। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी सिंध में। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। हुमायूंनामा किसने लिखा था? आंसर ऑप्शन है गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। नेक्स्ट है यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी बेसबॉल। यूएसए का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? राइट आंसर ऑप्शन बी 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। देखिए कब हुआ 21 अप्रैल 1526 को, किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। किसकी जीत हुई थी? बाबर की जीत हुई और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई इसमें। अगला प्रश्न है भारत में जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी शेरशाह सूरी ने भारत में जीटी रोड बनवाई थी। चलिए मैप में आप देख पा रहे हैं और डिटेल में समझते हैं। जीटी रोड का निर्माण मुख्य रूप से शेरशाह सूरी ने 16वीं शताब्दी में कराया, जिसे सड़क आजम के नाम से भी जाना जाता था। हालांकि सड़क का मूल नाम चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही बना था, जिसे फिर शेरशाह सूरी ने पक्का करवाकर विस्तार देकर इसे बनाया। और आप देख सकते हैं जो ब्लैक ब्लैक आप देख पा रहे हैं जीटी रोड है, ठीक है। नेक्स्ट है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? राइट आंसर ऑप्शन है फरगना। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर है ऑप्शन डी शाहजहां ने। दिल्ली का जो लाल किला फोटो में देख पा रहे हैं रेड फोर्ट, इसको शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी शाहजहां। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने किया था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन डी गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। डिटेल में देखते हैं। इसकी लंबाई कुल है गंगा नदी की 2525 किलोमीटर। उद्गम है उत्तराखंड का गंगोत्री ग्लेशियर। देखिए इसका प्रवाह की बात करें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से होकर बहती है। कहाँ गिरती है? मुहाना है बंगाल की खाड़ी में। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ से गंगा नदी निकल रही है और ये पूरा आप जो देख पा रहे हैं जहाँ मैं कर रहा हूँ जाके यहाँ पर पूरा बंगाल की खाड़ी में जो है गिरती है, ठीक है ना। तो याद रखिए। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? राइट आंसर है मुंबई। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। डिटेल में देखते हैं। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण किया और उन्होंने मई 1964 में अपनी मृत्यु तक देश की सेवा की, जिससे उनका कार्यकाल 16 साल 286 दिनों तक का रहा था। अगला प्रश्न है हमारा भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? राइट आंसर स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि केवड़िया गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यूनिटी स्टैचू है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन है पीर पंजाल रेलवे सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। इसको उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की सबसे लंबी रेल सुरंग है पीर पंजाल रेलवे सुरंग, जिसे बनिहाल रेलवे सुरंग भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 11.215 किलोमीटर है। जम्मू में बनिहाल को काजीगुंड से जोड़ती है और यह भारत की सबसे लंबी परिवहन रेलवे सुरंग है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन बी किरण बेदी भारत की प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर थी।
भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन है सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला है सर्वोच्च न्यायालय प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी एम फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी। अगला है भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगला है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर है ऑप्शन ए सीवी रमन भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी जॉन मथाई भारत के पहले रेल मंत्री थे। भारत का पहला रक्षा मंत्री कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन है सरदार बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। भारत का पहला विदेश मंत्री कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले विदेश मंत्री थे। भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? राइट आंसर ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन है हरिलाल जे कनिया भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे हरिलाल जे कानिया। भारत का पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। भारत का पहला अटॉर्नी जनरल कौन था? राइट आंसर ऑप्शन सी एमसी सीतलवाड़ भारत के पहले अटॉर्नी जनरल थे। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन सी आर आर सन्मुखम सेट्टी भारत के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। अगला प्रश्न है भारत का पहला थल सेना अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर ऑप्शन बी जनरल राजेंद्र सिंह भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है हमारा भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी एयर मार्शल एस मुखर्जी भारत के पहले वायुसेना अध्यक्ष थे। भारत का पहला नौसेना अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर है ऑप्शन बी वाइस एडमिरल आर डी कटारी भारत के पहले नौसेना अध्यक्ष थे। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न है जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी तबला। जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन है बिमोश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन बी रायगढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी किसान कन्या प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म यानी कलर फिल्म है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी श्रीमती सुचेता कृपलानी भारत की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर थी। लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है सत्यजीत रे ऑस्कर पुरस्कार पहले विजेता हैं। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन सी राजकुमारी अमृता कौर भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री थी। भारत के पहले उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे।
भारत की प्रथम महिला प्रधान राष्ट्रपति कौन थी? राइट आंसर है श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कुतुब मीनार भारत का सबसे ऊंचा मीनार है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन बी कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन से रीना कौशल धर्म शक्तू दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन है जीवी मावलंकर भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? राइट आंसर है ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र मौनी सिनेमा भारत में निर्मित पहली भारतीय फिल्म थी। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी विश्वनाथन आनंद शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय विश्वनाथन आनंद। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश? राइट आंसर ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। भारतीय सिनेमा के जनक कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी दादा साहब फाल्के भारतीय सिनेमा के जनक थे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय महिला हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय? राइट आंसर है ऑप्शन बी अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 3:2। जनरल साइंस का कोर्स आप ले सकते हैं 99 रुपीज में कंप्लीट 10,000 प्रश्न इसी तरीके से कंप्लीट दिया जाएगा। तो वीडियो कोर्स प्लस वीडियो फाइल भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके जरूर चेक करिए। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी 24। राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगे के चक्र में 24 तीलियां हैं। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी आम। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन डी हॉकी। हॉकी भारत का नेशनल गेम है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी गोविंद सागर भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगला है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है भूपेन हजारिका सेतु भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। इसकी लंबाई है 9.1 किलोमीटर। लोहित नदी में है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। अरुणाचल प्रदेश के ढोला और असम के सदिया को जोड़ता है। उद्घाटन हुआ था 26 मई 2017 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी जलेबी भारत की राष्ट्रीय मिठाई है। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? राइट आंसर है माजुली द्वीप पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत की राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? राइट आंसर ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? राइट आंसर ऑप्शन है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन है मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, जबकि इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने की यादें मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है?
राइट आंसर ऑप्शन बी रंगनाथ स्वामी मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है, जो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित है। रंगनाथ स्वामी मंदिर यह लगभग 156 एकड़ में फैला है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा कार्यरत मंदिर परिसर माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है। मूल रूप से रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली भाषा में भारतो भाग्य विधाता के रूप में रचा गया। पहला श्लोक को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। इसे पहली बार सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर में नया। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए कि आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं फ्रेंड्स। सभी कमेंट रीड करूंगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में और कब हुई थी? राइट आंसर 1872 में हुई थी। भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड रिपन। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष कौन सा है? 1921 है। महाविभाजक वर्ष क्या होता है? तो साल 2021 को जनसांख्यिकी विभाजक का साल या ईयर ऑफ द बिग डिवाइड कहा जाता है। यह इस अकाल की वजह से भारत की आबादी में काफ़ी गिरावट आई थी। तो 1921 के बाद से भारत की आबादी में लगातार और उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है, इसलिए 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 246। जनगणना विषय है कौन सी अनुसूची का? तो 7वीं अनुसूची का संघ सूची का विषय है। जनगणना की अवधि प्रत्येक कितने वर्षों पर होती है? 10 वर्षों पर जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्षों पर होती है। अगला है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी या जनांकीकी। 2011 की जनगणना का क्रम कौन सी क्रम का है? तो देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी ये। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल 29 प्रश्न थे 2011 की जनगणना में। फ्रेंड्स, अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, इनको आपको नोट कर लेना है। जनगणना का शुभंकर क्या था 2011 का? प्रगणक शिक्षिका। ये फोटो में देख पा रहे हैं, ये प्रगणक शिक्षिका है। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यू प्लॉडेन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? आर के गोपाल स्वामी। 1949 से 53 तक थे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कुल जनसंख्या कितनी है भारत की? 121.08 करोड़। 2011 के अनुसार ये बता रहा हूँ। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग कितना है? 17.5%, 17.5%। पुरुष जनसंख्या कितनी है भारत में? 62.32 करोड़, यानी परसेंटेज में 51.47%। महिला जनसंख्या कितनी है? 58.75 करोड़, तो 48.53%। 10 की वृद्धि दर कितनी है? 17.7%। कुल साक्षरता दर कितनी है भारत में? 73% है। पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 80.9%। महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.6%। लिंगानुपात कितना है? तो 943 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। शिशु लिंगानुपात कितना है? 919 है। 0 से 6 वर्ष के बीच में शिशु लिंगानुपात। कहीं कहीं आपको 918 भी देखने को मिलेगा ही, तो आप इसको 918 और 19, अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों नहीं रहेगा, दोनों आप देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं कहीं आपको 919 भी देखने को मिलेगा। जनसंख्या घनत्व तो कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल का 1084। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है? हरियाणा का है 879। सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात किसका है? पुडुचेरी का। न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात किसका है? दमन व दीव का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो कहाँ का है? बिहार का 1106। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का 17 है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? दिल्ली का। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अंडमान निकोबार का। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? यूपी की है, 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम की है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या कहाँ का है? दिल्ली का है। और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या है लक्षद्वीप की। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है नागालैंड में। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? केरल की है, 94%। न्यूनतम साक्षरता किस राज्य की है? बिहार की, 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ की है? बिहार की, 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता कहाँ की है? लक्षद्वीप की। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता किस राज्य की है? दादर और नगर हवेली।
जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठाणे महाराष्ट्र का जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा जिला कहाँ का? दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा? यूपी, 75 जिले हैं। चलिए अब हम यहाँ पर पॉइंट में पूरा समझ लिए, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हम आपको टॉप 65 एमसीक्यू भी करा देते हैं, आप इसको टेस्ट की तरह सॉल्व करिए, इंग्लिश में भी रहेगा तो पूरा कंप्लीट आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जनगणना को किस अनुसूची में डाला गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में जनगणना को 7वीं अनुसूची में डाला गया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस धारा में देश की जनगणना करने का दायित्व संघ सरकार को दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, धारा 246। तो भारतीय संविधान की धारा 246 में देश की जनगणना करने का दायित्व किसका है? संघ सरकार का। अगला प्रश्न, भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1872 में। भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में। अगला प्रश्न, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई? राइट आंसर है ऑप्शन 1881 में। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी 1881 में। अगला प्रश्न, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई? राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। इन प्रश्नों को आप पूरा याद कर लीजिए। और वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइए, कमेंट प्लीज़ करिए और लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, 2021 में होने वाली जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना होगी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 8वीं जनगणना होगी। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ 2021 में जो जनगणना होने वाली थी, कोरोना के कारण इसको आगे बढ़ा दिया गया है, ये बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। तो लेकिन जब भी होगी ये 8वीं जनगणना होगी, ठीक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी, वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य है सरकार का। अगला प्रश्न, किस वर्ष की जनसंख्या विभाजक वर्ष माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1921 को विभाजक वर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 51.47% है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 17.5%। देखिए, 2011 में जो जनगणना हुई इसके अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। अगला प्रश्न हमारा, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1.64% है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक है? नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 918। तो शिशु लिंगानुपात है 918। देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको, कहीं कहीं ये 919 भी देखने को मिलेगा, तो आपको दोनों याद रखना है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन है 943। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, 382। तो जनसंख्या घनत्व यानी डेंसिटी कितनी है? 382। अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 73%। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 64.6%। साक्षरता दर भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 64.6% है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 945। अनुसूचित जातियों में जो लिंगानुपात है 945 है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन है 990। तो अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात है 990। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है आंध्र प्रदेश।
आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कंप्लीट 2024-25 का अभी तक का अपडेटेड करंट अफेयर्स वार्षिकांक चाहिए किसी भी एग्जाम्स के लिए, तो आप ज़रूर इस पीडीएफ को पढ़िए। इसकी कीमत 55 रुपये हो गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑल एग्जाम, कोई दिक्कत है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 16.6%। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 8.6%। तो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। अगला प्रश्न, 2001 से 11 के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 23.7%। तो 23.7% है 2001 से 11 के दौरान अनुसूचित जनजातियों की दशकीय वृद्धि दर। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 68.8%। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 68.8%। नेक्स्ट है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम। तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम की है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी जनसंख्या सबसे कम है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो है जनसंख्या सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यूपी। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या है। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या किस राज्य की है? राइट आंसर है ऑप्शन है सिक्किम। सिक्किम राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे कम, तो राज्यों में सबसे कम कहाँ की जनसंख्या है? सिक्किम की। अगला प्रश्न, भारत में प्रतिवर्ष निम्न में से किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया। भारत में प्रतिवर्ष ऑस्ट्रेलिया देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? राइट आंसर है ऑप्शन सी तीसरा। तो बिहार का जो है तीसरा स्थान है भारतीय जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों में। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी नंबर 1 पर है यूपी, सेकंड पर है महाराष्ट्र, थर्ड पर है बिहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर किस राज्य का है? राइट आंसर है ऑप्शन है मेघालय। मेघालय का दशकीय वृद्धि दर कितना है फ्रेंड्स? 27.9%। अगला प्रश्न है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहार का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बिहार का 1106 है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। तो 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दिल्ली है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस केंद्र शासित प्रदेश में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार में। और कितना है यहाँ पर? 46। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेश में 46 अंडमान निकोबार का। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। दिल्ली का है 11,320 जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों में। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है लक्षद्वीप। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का? केरल का 1084 है।
2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात किस राज्य का है? राइट आंसर ऑप्शन सी हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का? हरियाणा का 879। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है पुडुचेरी। पुडुचेरी का लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी दमन और दीव। देखिए 2011 में जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? दमन और दीव है। नेक्स्ट है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश का। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस राज्य का है? राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। केरल का साक्षरता प्रतिशत सबसे ज्यादा है 94%। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत किस राज्य की है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहार। बिहार में सबसे कम साक्षरता है 61.8%। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य का है? राइट आंसर है ऑप्शन बी केरल। देखिए केरल जो है इसमें सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ का है? केरल का है। आगे बढ़ने से पहले एक आपको अपडेट देना चाहता हूँ, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ फाइल महापैक ऑफर चल रहा है 199 रुपये में। अगर आप यही पीडीएफ फाइल अगर आप अलग अलग लेंगे तो आपको ये 999 के समथिंग पड़ेगा। इसका ऑफर का लाभ लेने के लिए आप हमारा एप्लीकेशन जाएंगे, वहाँ पर महापैक पीडीएफ ऑफर लीजिएगा। मात्र 199 रुपये के लिए ऑफर, इसका रेट बहुत जल्दी बढ़ के 999 हो जाएगा, इसलिए आप इसको जरूर जल्दी से खरीद लीजिए। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य का है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहार। देखिए बिहार का जो है न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत है बिहार का। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार। देखिए अंडमान और निकोबार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश है ये। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लक्षद्वीप है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य है 2011 के अनुसार। नेक्स्ट है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम। सिक्किम जो है ये न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पंजाब में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस राज्य में है? पंजाब में। अगला प्रश्न, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन सी यूपी में। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस राज्य में है? यूपी में है। नेक्स्ट है, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस राज्य में है? राइट आंसर है ऑप्शन ए मिजोरम में। देखिए मिजोरम में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस केंद्रशासित प्रदेश में है? राइट आंसर है ऑप्शन है लक्षद्वीप में। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस केंद्रशासित प्रदेश में? लक्षद्वीप में। अगला प्रश्न है 2011 में जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस केंद्रशासित प्रदेश में है? राइट आंसर है ऑप्शन बी दादरा और नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत किस केंद्रशासित प्रदेश में? दादरा और नगर हवेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस केंद्रशासित प्रदेश में है? राइट आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली में। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस केंद्रशासित प्रदेश में? तो वो केंद्रशासित प्रदेश है दिल्ली। नेक्स्ट है सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत केंद्रशासित प्रदेश किसमें है? राइट आंसर है ऑप्शन सी चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किसमें है? चंडीगढ़ में। अगला निम्न में से किस या किन भारतीय राज्यों में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है? राइट आंसर है कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती किसमें? नागालैंड और इसमें राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इन राज्यों में जो है कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। अगला प्रश्न निम्न में से किन भारतीय राज्यों में से कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती? राइट आंसर है पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा और पंजाब राज्यों में अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती। नेक्स्ट किन भारतीय या केंद्रशासित प्रदेशों में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती? राइट आंसर है लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार। इन राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। तो ये जो केंद्रशासित प्रदेश है लक्षद्वीप अंडमान इनमें अनुसूचित जाति निवास नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन किस भारतीय राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी और डी यानी दिल्ली और चंडीगढ़ में क्या है? इन केंद्रशासित प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती, दिल्ली और चंडीगढ़ में। ठीक है चलिए तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स कंप्लीट 68 क्वेश्चन देखे और साथ में कंप्लीट थ्योरी भी देखी। उम्मीद कर